तो मूवी की शुरुआत साल 2008 से होती है, जहां हम एक ही स्कूल में पढ़ने वाली दो स्टूडेंट ली और शू को देखते हैं। ली एक इंट्रोवर्ट थी और उसके दोस्त वगैरह भी नहीं थे, लेकिन शू उससे दोस्ती कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों एक ब्रिज के नीचे अक्सर एक साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की आत्महत्या कर लेती है, लेकिन वो कौन थी ये बात हमें बताई नहीं जाती। इसके बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है, जहां हम एक ब्राइड को देखते हैं जो आत्महत्या करते वक्त कह रही थी कि वो ये करना नहीं चाहती है, एंड उसे देखकर ऐसा लग रहा था एज इफ कोई उससे फोर्सफुली आत्महत्या करवा रहा हो। इसके बाद स्क्रीन पर ताइवानीज में लिखा हुआ आता है कि यदि कोई इंसान रोप की हेल्प से फांसी लगाकर खुद को मार लेता है तो उस रोप पर एक कर्स लग जाता है, जो कि समय के साथ स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस होता चला जाता है। चाइना के कुछ हिस्सों में इस कर्स को खत्म करने के लिए एक रिचुअल किया जाता है, जिसमें कर्स्ड रोप को डिस्ट्रॉय किया जाता है, एंड इस रिचुअल को द रोप रिचुअल के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद हम जिया और ग्वाई नाम के दो कैरेक्टर्स को देखते हैं, जो कि द रोप रिचुअल को लाइव स्ट्रीम करने वाले थे ऑन देयर यूट्यूब चैनल। ये रिचुअल जिया की गर्लफ्रेंड शू के विलेज में होने वाला था, और ग्वाई के अंकल एक शमन मास्टर थे जो कि इस रिचुअल को परफॉर्म करने वाले थे। रिचुअल उसी ब्राइड के लिए परफॉर्म किया जा रहा था जिसे हमने थोड़ी देर पहले आत्महत्या करते हुए देखा था। रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए जिस पेड़ पर आत्महत्या किया गया था उसका थोड़ा सा हिस्सा कट कर लिया जाता है, एंड देन उसे उसी रोप के साथ एक बैग में सील कर दिया जाता है। जिस विलेज में ये रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा था, वहाँ के सभी लोगों ने अपने आप को अपने अपने घर के अंदर बंद कर लिया था, क्योंकि ऐसा बिलीव किया जाता था कि इस रिचुअल को देखना अनलकी है, क्योंकि अगर घोस्ट ने उनमें से किसी को भी देख लिया तो वो कर्स उनके पीछे लग जाएगा। तो गांव वाले घर में बैठे बोर हो रहे थे और वो रिचुअल के खत्म होने का इंतजार कर। एनीवेज, कमिंग बैक टू द वीडियो, जब रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा था तभी रास्ते में एक गड्ढा आ जाता है और ग्वाई के हाथ से वो बैग गिरकर खुल जाता है। ऐसे में बैग के अंदर से वो रोप और वुड ग्राउंड पे गिर जाते हैं, लेकिन ग्वाई उन्हें बैग में वापस डालकर रिचुअल की लोकेशन पे ले जाता है। अब एज एन ऑडियंस हम यहाँ देखते हैं कि वो रोप उस बैग से निकल चुका था, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया था। रिचुअल कंप्लीट होने के बाद उस बैग को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया जाता है, ताकि वो बैग किसी को ना मिले और किसी को भी कर्स ना लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जिया की गर्लफ्रेंड शू आ गई थी, क्योंकि जिया घर पे ही कैमरा की बैटरी भूल गया था, इसलिए वो बैटरीज यहाँ देने आई थी। अब जिया का काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को यहीं वेट करने के लिए कहता है और वो सामान पैक करने चला जाता है। ऐसे में शू अकेली खड़ी थी और उसे ऐसा फील होता है एज इफ कोई उसे आवाज लगा रहा हो। शू उस आवाज की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी जिया यहाँ आ जाता है और वो शू को घर चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम ग्वाई को देखते हैं, जो यी नाम की एंकर से बात कर रहा होता है और वो कहाँ तक पहुंची है ये उससे पूछ रहा था। यी को उन्होंने लाइव स्ट्रीम की एंकरिंग करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो काफी लेट हो गई थी। ग्वाई अपना सामान समेटकर यहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो फ्लोर पर गिरे हुए उस रोप को नोटिस करता है और उसे उठा लेता है। यहाँ एज एन ऑडियंस हम देखते हैं कि आसपास लाइट फ्लिकर होना स्टार्ट कर देती है और तभी यहाँ यी आ जाती है। अब क्योंकि काफी लेट हो चुकी थी, इसलिए ग्वाई यी को अपने मास्टर अंकल के कॉटेज में रुकने के लिए बोलता है, एंड इसके बाद वो उस रिचुअल सामग्री को समुद्र में फेंक कर अपने घर चला जाता है। यहाँ यी कॉटेज में सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीम कर रही होती है कि तभी उसे वॉशरूम में किसी के रोने की आवाज आने लगती है। वॉशरूम के पास जाकर यी देखती है कि मेन डोर के नीचे से ब्लड फ्लो कर रहा था, जिसे देखकर यी बहुत डर जाती है और वो अपना सारा सामान लेकर यहाँ से बाहर भागने लगती है। वो मेन डोर ओपन करने ही वाली थी कि तभी उसके सर पे कोई अटैक करके उसे गिरा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यी एक रोप से लटक कर खुद को मार ली थी, और साथ ही इस रूम में हमें किसी की घोस्टली प्रेजेंस फील होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्वाई के मास्टर अंकल यहाँ आते हैं और वो यी की डेड बॉडी को हैंग करते हुए देखते हैं। ऐसे हालातों में पुलिस को यहाँ बुलाया जाता है और साथ ही ग्वाई और जिया भी यहाँ आते हैं। ग्वाई जिया को बताता है कि उसके अंकल ने बताया है कि यी मरने से पहले पजेस हो गई थी। जिया ग्वाई से कहता है कि उन्हें क्राइम सीन की वीडियो शूट करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कल ही रोप रिचुअल की वीडियो अपलोड की थी, एंड इस वीडियो से लोगों में हाइप हो जाएगा कि ये कर्स रियल है। ग्वाई जिया की बात मान जाता है, लेकिन दोस्तों पुलिस की टाइट सिक्योरिटी में वो लोग क्राइम सीन पर दिन में तो शूट नहीं कर सकते थे, और इसीलिए उन दोनों को रात में छिपकर वहां शूट करना होगा। तो रात को वो लोग कॉटेज में पहुंचते हैं, जहां ग्वाई रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है, और इसी दौरान जिया को यहाँ पर यी की एक ओल्ड फोटोग्राफ मिलती है, जो कि उसकी और उसके स्कूल फ्रेंड्स की थी। तभी पुलिस यहाँ आ जाती है, जिसके परिणाम अनुसार जिया और ग्वाई को यहाँ से भागना पड़ता है।
दूसरी तरफ हम शू को अपने घर में अकेला देखते हैं, जहां वो एक डरावना सपना देखकर अचानक उठ जाती है और उसे अपने बेसमेंट से कुछ नॉइज आने लगती है। बेसमेंट पे जाकर देखने पर उसे अपने पुराने सामान में से एक डायरी मिलता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि 10 साल पहले वो स्कूल में हुआ करती थी और ये डायरी भी उसी टाइम की है। जिया ग्वाई शू के घर आ जाते हैं, जहां जिया शू को यी के पास से मिली फोटो दिखाता है। शू इस फोटो में दिख रही तीनों लड़कियों को पहचान जाती है और हमें पता चलता है कि 10 साल पहले इस फोटो में दिख रही सभी लड़कियां और शू एक ही क्लास में पढ़ा करती थी। फोटो में दिख रही तीनों लड़कियों में से 2 की डेथ हो चुकी थी, जिसमें पहली वो ब्राइड थी जिसे हमने आत्महत्या करते हुए देखा था और दूसरी थी यी। बची हुई तीसरी लड़की का नाम किम था। शू जिया को बताता है कि ये तीनों लड़कियां उसकी फ्रेंड ली को स्कूल टाइम पे बहुत बुली किया करती थी, जिसके बाद ली ने एक दिन हैंग करके खुद को मार लिया था। यानी कि स्टार्टिंग के सीन में हमने जिसे मरते देखा था वो और कोई नहीं बल्कि ली थी। जिया बताता है कि इसका मतलब है कि ली की स्पिरिट ही रिवेंज लेने के लिए ये मर्डर्स कर रही है, और अगर ऐसा है तो अब वो तीसरी लड़की किम को मारेगी, इसलिए उन्हें किम को खोज कर उसकी हेल्प करनी चाहिए। नाउ जिया शू से उन सभी लड़कियों के बारे में और भी डिटेल्स याद करने के लिए कहने लगता है, लेकिन शू जिया से नाराज हो जाती है क्योंकि वो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस केवल अपने YouTube चैनल पे अपलोड करने के लिए कर रहा था इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। उन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और शू अपने आप को अपने रूम में लॉक कर लेती है। नाउ रात को शू काफी अजीब बिहेव करने लगती है और जिया उसके नेक पे एक अजीब सा स्कार भी नोटिस करता है। ग्वाई शू को देखकर समझ जाता है कि वो पजेस हो चुकी है और वो जिया से कहता है कि उसे शू को अपने मास्टर अंकल के पास ले जाना होगा। अब मास्टर को शू को तुरंत ठीक कर लेते हैं और वो बताते हैं कि शू पर भी एक कर्स लग गया है। ये कर्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, इसलिए वो इसे ठीक कर पाए, लेकिन इस कर्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उन्हें रोप रिचुअल परफॉर्म करना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर वो स्पिरिट चाहती क्या है जिसने शू को पजेस किया था। जिया कहता है कि उन्हें उस तीसरी लड़की का पता लगाना होगा जिससे वो जान पाएंगे कि आखिर इस कर्स की शुरुआत कहां से हुई। खैर अगले सीन में हम शू को उसी ब्रिज के नीचे देखते हैं जहां वो और ली स्कूल डेज में साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। यहाँ वो ली से रिलेटेड हर फोटोग्राफ और सामान को जला देती है और इन सब को पानी में बहा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम किम को ग्वाई के मास्टर अंकल के पास आते हुए देखते हैं, जहां वो उनसे अपने सेफ्टी के लिए एक एम्यूलेट लेने आई थी, क्योंकि ली की स्पिरिट शायद किम को भी परेशान करने लग गई थी। ग्वाई किम को यहाँ देख लेता है और वो उसका पीछा करके उसके घर का एड्रेस पता कर लेता है। यहाँ किम के घर में हम देखते हैं कि वो अपनी मदर के साथ अकेली रहा करती थी और उसकी मदर इतनी बीमार थी कि वो चल फिर भी नहीं सकती थी। इसी बीच हम जिया को शू के यहाँ देखते हैं, जहाँ जिया शू को किम के घर चलने के लिए कहता है, लेकिन शू अपना और जिया का सामान पैक कर रही थी क्योंकि उसे जिया के साथ कुछ टाइम के लिए दूर सिटी में जाकर रहना था। बट जिया शू को समझाता है कि ली की स्पिरिट अपने क्लासमेट्स को एक एक करके मार रही है और हो सकता है कि उसका अगला टारगेट शू भी हो, इसलिए हमें किम को बचाना होगा और उससे इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। नेक्स्ट सीन में हम किम को देखते हैं जो अपने घर में कुछ काम कर रही थी और तभी उसे ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। यहाँ आकर वो देखती है कि उसकी मदर, जो कि ठीक से चल भी नहीं सकती थी, वो अचानक ही व्हील चेयर से उठकर उस पर हमला कर देती हैं और उसको चोक करने लगती हैं। अपने आप को बचाने के लिए किम उनके हेड पर जोर से अटैक करती है और इसी वजह से उसकी मदर की डेथ हो जाती है। कुछ ही टाइम बाद ग्वाई, जिया और शू यहाँ पहुंच जाते हैं, जिसके बाद यहाँ एम्बुलेंस और पुलिस दोनों आती है। इस पूरे इंसिडेंट से किम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी और इसीलिए जिया और शू को अब उससे किसी तरह का आंसर नहीं मिल सकता था। नेक्स्ट सीन में हम जिया और ग्वाई को मास्टर अंकल के साथ उसी स्कूल में देखते हैं जहाँ शू की दोस्त ली ने 10 साल पहले खुद को मार डाला था। जिस रोप से ली ने यह किया था उसका कुछ हिस्सा अभी भी सीलिंग पर लटक रहा था, इसीलिए इतने सालों में वो कर्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता गया। उन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मास्टर अंकल रात को ही रिचुअल परफॉर्म करके उस कर्स को तोड़ने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ किम के घर में एक पुलिस ऑफिसर को छोड़ा गया था टू कीप हर सेफ, लेकिन रात में जब किम सो रही थी तभी ली की स्पिरिट उसे यहाँ से ले जाकर जान से मार डालती है। दूसरी तरफ रिचुअल की तैयारी हो रही थी और शू एंड जिया घर चले जाते हैं, जहां शू अपना गिटार उठाकर एक सॉन्ग प्ले करने लगती है जो कि ली और शू ने अपने स्कूल टाइम पर लिखा था। जिया शू से पूछता है कि आज तक उसने ली के बारे में उसे कुछ क्यों नहीं बताया और तभी शू रोना स्टार्ट कर देती है और घर की सारी लाइट्स कट हो जाती हैं। जिया मेन स्विच चेक करने बेसमेंट में जाता है तो वहां उसे शू की एक पुरानी डायरी मिलती है।
जिया इस डायरी को पढ़ता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ली शू के ट्यूशन टीचर के असिस्टेंट को पसंद करती थी और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि जिया ही था। जी हाँ दोस्तों, अब ली ने शू की हेल्प से एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने शू में होने वाली प्रॉम नाइट के लिए जिया से चलने की रिक्वेस्ट की थी। ली वो वीडियो रिकॉर्ड करके एक सीडी बना लेती है और शू को दे देती है ताकि वो इस सीडी को जिया को दे दे। अब शू वो सीडी लेके जिया के पास जा रही होती है, लेकिन जिया के पास जाते वक्त वो फिसल कर गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। जिया शू की हेल्प करता है और अब शू को भी जिया पसंद आने लग गया था। ऐसे में शू वो सीडी जिया को नहीं देती और वापस आकर ली से झूठ बोल देती है कि उसने वो सीडी जिया को दे दी। इसके बाद शू जिया के नाम से एक फेक लेटर लिखती है जिसमें शी रोट कि जिया किसी और को पसंद करता है, इसलिए वो ली के साथ प्रॉम नाइट पर नहीं जा सकता। इस लेटर को पढ़कर ली बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और वो ऐसा बिलीव करने लगती है कि वो शू की तरह ब्यूटीफुल नहीं है, इसलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता। इसके बाद ली का ये लेटर गलती से शू के हाथ से ली के बुलीज के हाथ लग जाता है, जो कि वो फोटो वाली तीनों लड़कियां थी। वो लोग ली का मजाक उड़ाती हैं और उसे और भी बुली करने लगती हैं। इस इंसिडेंट के बाद ली शू पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाती और वो उसे बात करना बंद कर देती है। इसके बाद हम प्रॉम नाइट का सीन देखते हैं जहां किम और उसकी फ्रेंड्स ली को बहुत बुली कर रही थी एंड किम अपने नेल से ली का फेस स्क्रैच करके उसका फेस बिगाड़ देती है ताकि उसे प्रॉम डांस के लिए कोई पार्टनर ना मिले। ली इस बात से हर्ट तो थी ही, बट जब वो पार्टी में शू को जिया के साथ देखती है तब उसके दुख की कोई सीमा नहीं रहती और इसके बाद ही वो खुद को मार ली थी। नाउ कमिंग टू प्रेजेंट, जिया को बेसमेंट में शू दिखाई देती है जो कि ली की तरह बिहेव कर रही थी और यहाँ जिया समझ जाता है कि ली ने शू को पजेस कर लिया था। जिया जल्दी से शू को स्कूल लेकर जाता है जहां वो रोप रिचुअल परफॉर्म होने वाला था। रिचुअल स्टार्ट होते ही ली की स्पिरिट शू को फिजिकली हार्म करने लगती है और अचानक ही यहाँ की पावर कट हो जाती है। जैसे ही जिया फोन के टॉर्च को ऑन करता है, ली की स्पिरिट शू को खींचकर यहाँ से ले जाती है और वो मास्टर अंकल का गला घोटने लगती है ताकि वो रिचुअल कंप्लीट ना कर सके। मास्टर अंकल ग्वाई को उस रोप को जला देने के लिए कहते हैं, बट ली की स्पिरिट उसे भी अटैक करके रोप से दूर कर देती है। जिया मौका पाकर रोप उठा लेता है और उसे आग में फेंक देता है। शू को अब ली के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आने लगते हैं और वो ली के स्पिरिट से अपोलोजाइज करने लगती है। रोप के साथ साथ हम ली की स्पिरिट को भी जलते हुए देखते हैं, जिसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है और शू फ्लोर पर गिर जाती है। तो इन घटनाओं के बाद किम के विलेज में भी रोप रिचुअल किया जाता है जिसमें उस रोप को पानी में फेंक दिया जाता है जिससे किम खुद को मारी थी। एंड यहाँ दूसरी तरफ जिया शू को लेकर सिटी की तरफ चल देता है। कार में जिया शू से कहता है कि वो रेस्ट कर सकती है जब तक कि वो लोग सिटी ना पहुंच जाए, बट शू रिप्लाइज कि वो बहुत रेस्ट कर चुकी है और अब उसे और रेस्ट नहीं करना। इसके बाद शू अपने मेकअप ग्लास में अपना चेहरा देखकर बहुत खुश नजर आती है, एज इफ वो अपने आप को पहली बार मिरर में देख रही हो। एंड ठीक इसी मोमेंट पर हम शू की रिफ्लेक्शन कार की ग्लास पर देखते हैं जहां हमें शू की जगह ली की फेस दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम शू और जिया को उसी ब्रिज के पास टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं जहां ली और शू टाइम स्पेंड किया करते थे। पानी में हम एक रोप को फ्लोट करता हुआ देखते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म द रोप कर्स की कहानी। नाउ हम और आप मिलकर इस फिल्म से जुड़ी कुछ छोटी मोटी डिटेल्स पे बातें करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये कि अगर ली को रिवेंज लेना ही था तो उसने 10 साल वेट क्यों किया। दरअसल ली शू से कहा करती थी कि वो ठीक 10 साल बाद अपने क्रश से यानी कि जिया से शादी करना चाहती है और इसीलिए वो 10 साल वेट करके सभी से अपना बदला लेती है। साथ ही वो किसी की भी लव स्टोरी कंप्लीट नहीं होने देती। शायद यही वजह है कि हम देखते हैं कि उनमें से एक जो अब ब्राइड बनने वाली थी उसे वेडिंग से ठीक एक दिन पहले ही ली जान से मार देती है। ये कर्स उसी दिन खत्म हो जाता जब ग्वाई के अंकल ने पहली बार रोप रिचुअल परफॉर्म किया था, लेकिन वो रोप बैग से गिर गई थी और इसके बाद ये कर्स हर डेथ के बाद और भी स्ट्रांग होता चला गया। शू ने अपने फ्रेंड को ही चीट किया था और जब वो रियलाइज करती है कि जिया इस मामले में इन्वेस्टिगेट करने लग रहा है तब वो ली से जुड़ी हर चीज को जलाकर पानी में बहा देती है, लेकिन वो एक पुरानी डायरी भूल जाती है। शू को हमेशा इस बात का रिग्रेट था कि उसने अपनी ही फ्रेंड को चीट किया था, बट वो ली से अपोलोजाइज तो क्या, कभी उस दिन के बाद उसका हाल भी पूछने नहीं गई थी। अब एंड का सीन देखकर हम समझ जाते हैं कि ली की स्पिरिट कहीं नहीं गई थी और उसने शू की बॉडी को हमेशा के लिए अपने कंट्रोल में कर लिया था। एंड ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब सबसे पहली बार रोप रिचुअल परफॉर्म हुआ था तब जो रोप का हिस्सा ग्वाई ने पानी में फेंक दिया था वही ली के आत्महत्या वाला रोप का हिस्सा था, जिसे हम मूवी के एंड में पानी में तैरते हुए देखते हैं। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एंड में शू की ही स्पिरिट जल गई और ली की स्पिरिट अब हमेशा के लिए शू के बॉडी में है। तो फिल्म
के शुरुआत में हम एक इंसान को देखते हैं जो कि रस्सी से गलत करता है और फिर टेक्स्ट में लिखा जाता है कि अकॉर्डिंग टू थाई लेजेंड्स ड्रग ट्रैफिकर्स एक थाई डीमन की पूजा करते हैं। इस डीमन की आंखें खून जैसी लाल है और इसके फैंग्स है। साथ ही ये डीमन कुछ अनफॉर्चुनेट वर्शिपर्स के ऊपर मौत और तबाही लेके आता है। अब अगले सीन में हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि एक अबैंडन्ड घर में किसी तरह की क्लींजिंग रिचुअल करने आए थे। इस घर में मोस्टली ड्रग ट्रैफिकर्स का अड्डा था और यहाँ हम कुछ ड्रग ट्रैफिकर्स को रस्सी से लटका हुआ पाते हैं। इट वॉज क्लियर कि ये ड्रग ट्रैफिकर्स थाई डीमन को पूज रहे थे, लेकिन डीमन इन्हें ही समाप्त कर दिया और अब ये 3 शमन लोग इस जगह की क्लेंजिंग करने आए थे, मतलब किसी तरह का रिचुअल। इन तीनों में एक मास्टर शमन था जो कि बाकी 2 से शरीर को उतारने और रिचुअल की तैयारी करने को कहता है, लेकिन तभी एकदम से एक लाश के अंदर थाई डीमन आ जाता है और वो इन तीनों पे हमला कर देता है। पैरेलल में हम थाई डीमन की एक मूर्ति देखते हैं जिसकी आंखें लाल हो चुकी थी एंड देन ये डीमन इन 2 शमन में से एक के शरीर में घुस जाता है। ऐसा होते ही ये शमन बाकी 2 पे ही हमला कर देता है और मास्टर शमन समहाउ उसे रोकते हैं। अब जो शमन पजेस हुआ था उसे ऐसा लगता है कि एक लाश पजेस्ड हालत में उस पे हमला कर रही है और ऐसे में ये शमन उस लाश का गला घोट के उसे समाप्त कर देता है। लेकिन रियलिटी में दोस्तों ये पजेस्ड शमन मास्टर शमन को ही समाप्त कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, जब तक पजेस्ड शमन अपने होश में आया तब तक उसके हाथों मास्टर शमन खत्म हो चुके थे और इससे वो एकदम शॉक में था। इसके बाद हमें उस डीमन की मूर्ति दिखाई जाती है जिसपे कुछ थ्रेड्स बंधे थे और एक खंजर लगा था, डिपिक्टिंग कि शायद इन 2 शमन ने किसी तरह रिचुअल को कंप्लीट कर दिया है या फिर रिचुअल आधा अधूरा ही हुआ। एनीवेज, अगले सीन में हम एक इन्फ्लुएंसर को देखते हैं जिसका नाम ग्रे बियर था और उसके साथ उसकी कैमरा गर्ल भी थी। ये दोनों हॉरर रिलेटेड रियल लाइफ इवेंट्स को स्ट्रीम करते थे और आज ये लोग ताइवान के अर्बन लेजेंड चेयर मेडन को बुलाने वाले थे। इसके लिए ये दोनों एक गरीब साइकिक लड़की को पकड़ के ले आए थे जो कि स्पिरिट्स वगैरह से कनेक्ट कर पाती है और इस लड़की का नाम था चियामिन। चियामिन इनका साथ इसलिए दे रही थी क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और ये लोग चियामिन को $10,000 प्रॉमिस किए थे। खैर, लोकेशन पे चियामिन इनके साथ रिचुअल करती है और वो वाकई में चेयर मेडन को समन कर लेती है, लेकिन चेयर मेडन आते ही इन पे हमला कर देती है और ऐसे में ग्रे बियर और उसकी कैमरा गर्ल दूर भागते हैं। फंसती है चियामिन जिसे चेयर मेडन एक स्टूल में फंसा के घसीट रही थी और एकदम उसे ट्रांस स्टेट में ले आई थी। तभी एकदम से एक आदमी यहाँ आता है जो कि अपनी पावर से चेयर मेडन को भगाता है और चियामिन को बचाता है। ग्रे बियर इस आदमी को भी रिकॉर्ड करने लगता है और ये आदमी ग्रे बियर और कैमरा गर्ल को डांट के भगाता है। अब दोस्तों यहाँ हम देख पाते हैं कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि पहले सीन का वो शमन है जो कि पजेस्ड हालत में अपने मास्टर को ही समाप्त कर दिया था। इस आदमी का नाम येन हुओ है और हम समझ पाते हैं कि वो अब शमन वगैरह वाले काम छोड़ चुका है क्योंकि 5 साल पहले मास्टर के खत्म होने के बाद वो अब तक गिल्ट में जी रहा है। चियामिन यहाँ येन हुओ को थैंक यू कहती है और वो उनका रिचुअल वाला नेकलेस लौटाती है जो कि इस सब भगदड़ में गिर गया था। मीनवाइल वो 2 स्ट्रीमर्स चियामिन को बिना पैसे दिए निकल लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ मैं जानबूझकर कुछ कैरेक्टर्स के नाम नहीं बता रहा क्योंकि नेम्स काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हैं और इससे आपके लिए कहानी और भी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो हम यहाँ बस कुछ कैरेक्टर्स के नाम को ही जानेंगे और बाकियों को रैंडम नेम्स से पुकारेंगे जैसे कि कैमरा गर्ल। एनीवेज, जब तक ये चेयर मेडन वाला कांड हो रहा था इसके पैरेलल में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ड्रग्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करने का प्लान बना रहा था ऑन हिज मोपेड। इस आदमी को हम अंकल बुलाएंगे क्योंकि ये आदमी चियामिन का अंकल था। तो अंकल अपने मोपेड बाइक के डब्बे में ड्रग्स वगैरह छुपा लेते हैं और वो वहीं पानी में पड़ा एक रस्सी लेके डब्बे को बाइक से बांध देते हैं। अब जिन लोगों ने रोप कर्स 1 की एक्सप्लेनेशन देख रखी है उन्हें पता होगा कि पानी में तैर रही रस्सी यूजुअली कर्स्ड होती है क्योंकि इन रस्सियों को रिचुअल के तहत बहाया गया होता है। कैसा रिचुअल? वेल, इन रस्सियों से किसी ने गलत किया होता है जिससे ये रोप्स कर्स्ड हो गई होती है और फिर रिचुअल के कर्स को खत्म करने के लिए रस्सी को पानी में फेंका जाता है। खैर, अंकल इस रस्सी से अपना ड्रग्स वाला डब्बा बांध के डिलीवरी के लिए निकलते हैं जब रास्ते में एक पेड़ के पास कुछ असाधारण गतिविधियां होती है जिससे अंकल की बाइक गिर जाती है। अंकल यहाँ खुद को ही एक पेड़ से लटका देखते हैं एंड देन एक अजीब भूतिया आवाज आती है जो कि कह रही थी कि तुम ना तो स्वर्ग जाओगे ना ही पृथ्वी पे रहोगे। इसके बाद अंकल वाकई में लटक के समाप्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ चियामिन वापस घर आती है जहाँ हम चियामिन की आंटी को देखते हैं और वो मेंटली अनस्टेबल थी। दरअसल चियामिन के माता पिता एक्सीडेंट में नहीं बचे थे और लोग मानते थे कि ऐसा चियामिन के कारण ही हुआ है क्योंकि वो इविल कर्सेस को अट्रैक्ट करती है। तब से चियामिन अपने अंकल और आंट के साथ रहती है जहां अंकल एक ड्रग ट्रैफिकर है और इन दोनों औरतों को बहुत मारते पीटते हैं। वैसे हम जानते हैं कि इसी रात अंकल का खेल भी खत्म हो चुका है। अब अगली सुबह गाँव के लोगों को अंकल की शरीर मिलती है और एक शमन जिसका नाम चैंग था
वो यहाँ के छानबीन करते हैं। दोस्तों चैंग वही शमन है जिन्हें हमने पहले सीन में येन हुओ के साथ देखा था और चैंग भी बच गए थे। चैंग अब तक अपनी शमन वाले काम को कंटिन्यू किया है और अब तो वो ताओइस्ट मास्टर बन चुका है। चैंग बताते हैं कि क्योंकि अंकल की मौत किसी कर्स के थ्रू हुई है तो इन्हें रोप रिचुअल करना होगा टू रिमूव द कर्स, लेकिन फिलहाल वो रोप रिचुअल करने में सक्षम नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम जब वो ऐसा किए थे तब काफी कुछ बुरा हुआ था। अब यहाँ चैंग का एक भतीजा भी था जो कि प्योरली मनी माइंडेड था और वो चाहता था कि अगर पैसे अच्छे मिले तो चैंग को ये रिचुअल करनी चाहिए। भतीजा यहाँ लोगों को एमलेट वगैरह भी बेच रहा था, सेइंग कि इसे पानी में डाल के नहाने से उनके ऊपर से कर्ज खत्म हो जाएगा। खैर इसके बाद चैंग येन हुओ से मिलने जाता है और उसे रोप रिचुअल करने के लिए कन्विंस करने लगता है क्योंकि येन हुओ ज्यादा पहुंचा हुआ शमन था, लेकिन येन हुओ तो ये सब छोड़ चुका था बिकॉज ऑफ हिज गिल्ट। और चैंग येन हुओ को समझाता है कि मास्टर के खत्म होने में उसकी कोई गलती नहीं थी। मोreover अगर इस कर्ज को रोका नहीं गया यानी रिचुअल नहीं किया गया तो ये कर्ज फैलता ही जाएगा जिससे कई और लोग समाप्त हो जाएंगे। तो हाँ, इन्हें जल्द से जल्द रिचुअल करना ही होगा। दूसरी तरफ आंटी मॉर्ग में अंकल की लाश को देखने जाती है और वो लाश को टच भी करती है। यहाँ आंटी के साथ कुछ असाधारण गतिविधियां होती है जिससे डर के वो भागती है और क्योंकि वो लाश को टच की थी तो शायद कर्ज अब उन पे आ गया। वहीं घर पे चियामिन को थाई डीमन अंकल के रूप में दिखता है और उसे काफी डराता है। घर में काफी चीजें अपने आप गिर के टूट जाती है और एंड में आंटी यहाँ आ जाती है जिससे चीजें नॉर्मल हो जाती है। तो अगले दिन चियामिन और आंटी अंकल की बॉडी को फाइनल रिस्पेक्ट पे करते हैं, जिसके बाद चैंग रिचुअल शुरू करने की बात कहता है। इसी दौरान रात को चैंग जब रिचुअल प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो काइंड ऑफ इंटरनली इंजर्ड हो जाता है, डिपिक्टिंग कि ये डीमन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब रिचुअल आज ही रात होनी थी एंड चैंग वाज इंजर्ड और ऐसे में येन हुओ रिचुअल करने के लिए फाइनली तैयार होता है। येन हुओ यहाँ मेकअप वगैरह करता है और रोप रिचुअल फाइनली शुरू किया जाता है। अब रिचुअल के दौरान कई रूल्स थे, लेकिन मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट रूल बता देता हूँ। पहला रूल कि जो भी लोग इस मौत से कनेक्टेड है उन्हें तो घर से बाहर नहीं निकलना है एंड इन जनरल लोगों को भी घर से बाहर नहीं निकलना है जब ये रिचुअल हो रहा है, क्योंकि जो लोग रिचुअल एक्टिवली कर रहे हैं वही लोग सिर्फ घर के बाहर हो सकते हैं। देन जो मरा है उसके सारे सामान को क्लिंज करके खत्म किया जाएगा या पानी में फेंका जाएगा। तो हाँ, रिचुअल शुरू होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ रिचुअल के पैरेलल में कुछ चीजें हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल ग्रे बियर को अपनी पिछली स्ट्रीम पे अच्छे व्यूज नहीं आए थे, इसलिए वो अब इस रोप रिचुअल को स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहा था। इसमें कैमरा गर्ल उसकी मदद नहीं करती एज शी वाज स्कैर्ड और ग्रे बियर उसे बीच सड़क पे ही ड्रॉप करके खुद अकेले ही स्ट्रीम करने की कोशिश करता है। देन चियामिन के घर पे उसकी आंटी को अपने हस्बैंड के डेस्क में एक पत्थर मिलता है जिसे टच करते ही वो एकदम पागलों जैसा बिहेव करने लगती है। इनफैक्ट ये पत्थर कहीं न कहीं डीमन की मूर्ति जैसा हल्का दिख रहा था। आंटी इस पत्थर को लेकर घर से बाहर भागती है और वो रिचुअल वाली जगह पे पहुंचकर कहने लगती है कि उन्हें इस पत्थर को भी क्लेंस करना होगा। तभी भतीजा भी ग्रे बेयर को स्ट्रीम करने से रोकने लगता है और यहाँ का माहौल रिचुअल वाला कम और अफरा तफरी वाला ज्यादा लग रहा था। इतना काफी नहीं था तो पुलिस भी यहाँ आ जाती है और वो रिचुअल कर रहे सारे लोगों को अरेस्ट करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि अंकल एक ड्रग डीलर था और उसका सारा सामान सबूत या एविडेंस है फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो हाँ, रिचुअल में सारा सामान खत्म किया जा रहा था और ये एक तरह से एविडेंस को खत्म करना है। इसलिए पुलिस ना सिर्फ इस रिचुअल को रोकती है बल्कि वो यहाँ मौजूद सभी लोगों को पुलिस स्टेशन लेके जाती है। तो पुलिस स्टेशन में पुलिस इन सब से पूछताछ करके एक एक करके इन्हें रिहा करना शुरू करती है। सबसे पहले आंटी और चियामिन छूटती हैं, जिसके बाद दोनों घर आती हैं। घर पे आंटी पूरी तरह पजेस हो जाती हैं और वो पेपर्स पे अजीब सिंबल्स बनाना शुरू करती हैं। देन वो अपनी आंखों को खुजाने लगती हैं एंड दिस इज वेरी कॉमन थिंग जो हमने देखा है। I mean, जो लोग डीमन द्वारा पजेस होते हैं या होने वाले होते हैं वो पहले ऐसे ही अपनी आंखों को खुजाते हैं। नाउ जब चियामिन आंटी को एमुलेट वाली पानी से क्लीन करने की कोशिश करती है तो इससे आंटी को बर्निंग सेंसेशन होता है और वो चियामिन पे बहुत ज्यादा भड़कती है। देन आंटी पागलों की तरह चिल्लाती हैं, अकड़ जाती हैं और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती हैं। चियामिन आंटी से कमरा खोलने को कहती है, लेकिन यहाँ चियामिन को मिरर में अपनी ही घोस्टली इमेज दिखती है। अब इससे पहले असाधारण गतिविधियां और बढ़ती, येन हुओ पुलिस से छूट के चियामिन के घर पे आता है और वो आंटी को गलत करने से रोकता है। इस पॉइंट तक आंटी पूरी तरह डीमन के कब्जे में थी और ऐसे में येन हुओ चियामिन से रिचुअल परफॉर्म करने को कहता है। वो चियामिन को रिचुअल करना सिखाता है। देन वो घर में सेटअप तैयार करता है। सेटअप बोले तो कैंडल्स को जलाना, देन रेड थ्रेड से पूरे घर को एंड एक एक कमरे को काइंड ऑफ बांध के सील करना एंड ऑल दैट। येन हुओ बताता है कि रिचुअल के दौरान चियामिन एक दूसरे रिल में पहुंच जाएगी जहां से उसे अपनी आंटी की सोल को वापस लेके आना है।
लेकिन ध्यान रहे कि उस रेल्म में इविल भी है और वहाँ बहुत डिस्ट्रैक्शंस होंगे। स्टिल चियामिन को मुड़ के पीछे नहीं देखना है। मोreover चियामिन को मेक श्योर करना होगा कि किसी भी हालत में कैंडल्स बुझने नहीं चाहिए। सो ये सारा सेटअप करके एंड चियामिन को समझा बुझा के येन हुओ यहाँ से चला जाता है। जाते जाते येन हुओ वो पेजेस ले जाता है जिसमें आंटी अजीब चीजें घस रही थी। तो फाइनली चियामिन थ्रेड को अपने हाथ में बांध के रिचुअल शुरू करती है और वो दूसरे रेल्म में जाती है। यहाँ उसे अपने मृत माता पिता दिखते हैं, देन अजीब सुपरनैचुरल एंटिटीज भी दिखती हैं। लेकिन चियामिन बिना डरे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आगे बढ़ते हुए अपनी आंटी की सोल को ढूंढ लेती है। चियामिन आंटी की सोल के साथ यहाँ से निकलने लगती है कि तभी पीछे से उसे अपने माता पिता की आवाज आती है जो कि उससे मदद मांग रहे थे। ये आवाज सुन के चियामिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और पीछे मुड़ जाती है। अब उसके पीछे मुड़ते ही ना सिर्फ आंटी की सोल गायब होती है बल्कि थ्रेड भी टूट जाता है और एकदम से चियामिन रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है। इट वाज क्लियर कि ये रिचुअल फेल हुआ था क्योंकि चियामिन पीछे मुड़ गई थी और इसके परिणाम अनुसार पहले तो कमरे में एक चादर हवा में लेविटेट करती है, देन चादर गिरती है जिससे कैंडल्स बुझ जाते हैं। इसके बाद आंटी कमरे से बाहर जाके एक टूटे हुए कांच से खुद के गर्दन पे चोट पहुंचाती है। चियामिन समहाउ उन्हें रोकती है एंड देन आंटी को अस्पताल लेके जाती है। वहीं येन हुओ रिचुअल को आधा अधूरा बाद में कंप्लीट करता है एंड देन वो इसी अस्पताल में चैंग से मिलने आता है। हाँ, चैंग यहीं पे भर्ती है और चैंग बताते हैं कि चियामिन स्पेशल लड़की है क्योंकि वो स्पिरिट्स से कनेक्ट कर सकती है और अगर थाई डीमन ऐसी स्पेशल लड़की को पोजेस कर लिया तो वो तबाही ले आएगा। इसके बाद येन हुओ अस्पताल में चियामिन से मिलता है और उसका मन बहलाने की कोशिश करता है। इसी दौरान हम ये भी जान पाते हैं कि येन हुओ काइंड ऑफ चोजन वन है जिसके अंदर जोंग कुई की स्पिरिट है, अभी तो वो रिचुअल सबसे बेहतर कर पाता है। अब जोंग कुई कौन है इस पे हम थियरी सेक्शन में बातें करेंगे। एनीवेज दूसरी तरफ ये डीमन दो और लोगों को समाप्त करता है। पहला वो इंसान जो कि अंकल को ड्रग डीलिंग करने कहा था। बेसिकली ये ड्रग डीलर इंसान रात को अंकल के एक्सीडेंट वाली जगह पे जाके छानबीन कर रहा था जब डीमन उसे लटका के समाप्त करता है। देन ये डीमन ग्रे बियर को भी उसकी कार में उसका गला घोट के समाप्त करता है। अगली सुबह जब गाँव वालों को पता चलता है कि उस जगह पे पेड़ के पास फिर से एक आदमी खत्म हुआ है तो ये लोग उस पेड़ को ही कर्स्ड मान के उखड़वा देते हैं। येन हुओ ऐसा करने से मना करता है लेकिन गांव वाले एक नहीं सुनते। अब पेड़ उखड़ने के बाद अंदर इन्हें ढेर सारे सांप दिखते हैं और एक बॉक्स भी निकलता है। इस बॉक्स में थाई डीमन की वही मूर्ति थी जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग सीन में थ्रेड से बंधा और खंजर लगा हुआ देखा था। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 5 साल पहले चैंग एंड येन हुई रिचुअल के बाद मूर्ति को यहाँ दफनाए थे। अब जैसे ही मूर्ति निकलती है पैरेलल में हम आंटी को पजेस हालत में अस्पताल से उठते हुए देखते हैं। वहीं अस्पताल में चैंग आंटी द्वारा स्क्रिबल्ड पेजेस को डिकोड करता है। चैंग पाते हैं कि थाई डीमन असल में हमारी दुनिया में पैदा होने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए थाई डीमन को 7 सैक्रिफाइसेस चाहिए जिसके बाद ये 7 सोल्स और डीमन किसी स्पेशल इंसान पे कब्जा करके उसके शरीर में ही रह जाएगा। अब देखा जाए तो पहले सीन में हम 4 लोगों को लटका देखे थे, उसके बाद अंकल खत्म हुए, देन अंकल का ड्रग डीलर और फाइनली ग्रे बियर। सो यस, और अब ये 7 स्पिरिट्स अलोंग विद डीमन चियामिन पे हावी होंगे क्योंकि उसकी शरीर में ही थाई डीमन को आना था एंड दस ये डीमन स्टैचू फाइनली ह्यूमन बन जाएगा। चैंग फौरन ये सब येन हुओ को टेक्स्ट करके बताते हैं और येन हुओ जो कि पेड़ उखड़ने वाली साइट पे था वो मैसेज मिलते ही डीमन की मूर्ति उठा के वहां से चियामिन को बचाने निकलता है। अब चियामिन की बात की जाए तो वो आंटी को अस्पताल के कॉरिडोर में देखती है और उनके पीछे जाती है। आंटी यहाँ चियामिन को अपने पीछे पीछे ल्योड़ करके उसी अबैंडन्ड बिल्डिंग में ले आती है। येन हुओ भी भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच गया था और यहाँ वो एक बंदे से टकराता है। आप इस बंदे को याद रखना क्योंकि इसका कनेक्शन पोस्ट क्रेडिट सीन में है। फॉर नाउ मैं इतना बता दूं कि ये बंदा हॉस्पिटल में अपनी बीवी को लेके आया है जिसकी डिलीवरी होने वाली है। खैर येन हुओ अस्पताल से निकलकर उस जगह की तरफ जाता है जहाँ चियामिन चली गई थी आंटी के पीछे पीछे। इस जगह पे येन हुओ के साथ उसका भतीजा भी आया था। तो यहाँ फाइनल शोडाउन होता है जहाँ पजेस्ड आंटी चियामिन पे हमला करती है। वो चियामिन को घसीट के एक कमरे के अंदर ले जाती है। तभी यहाँ येन हुओ भी आता है और वो एक कमरे में आंटी को लटकता पाता है। येन हुओ आंटी को फौरन नीचे उतारता है और उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। येन हुओ डीमन की मूर्ति निकाल के रिचुअल्स परफॉर्म करना शुरू करता है ताकि इस थाई डीमन को भगाया जा सके। तभी अचानक पीछे से चियामिन आती है जो कि येन हुओ के पीठ पे चाकू मारती है। जी हाँ दोस्तों, चियामिन पजेस हो चुकी थी और अब वो येन हुओ पे ही हमला कर दी थी। अब यहाँ एक राज खुलता है एंड इट वाज कि डीमन बार बार रिचुअल होने के बावजूद वापस नहीं जा रहा था क्योंकि एक चीज कभी भी डिस्कार्ड नहीं करी गई थी। दिस वाज अ स्टोन। जी हाँ, वही स्टोन जो कि अंकल के घर में आंटी को मिला था। याद है ना, आंटी उसे लेके भागी थी रिचुअल के दौरान। दरअसल ये स्टोन डीमन की मूर्ति का एक हिस्सा था और पजेस चियामिन फाइनली इस हिस्से को जोड़ के मूर्ति कंप्लीट करती है। वो पजेस हालत में भतीजा पे हमला करती है और फाइनली अपनी ट्रांजिशन को कंप्लीट करने की कोशिश करती है जिससे थाई डीमन हमेशा के लिए उसके शरीर में आ जाए। लेकिन तभी इंजर्ड येन हुओ चियामिन को रोकता है और चैंटिंग्स शुरू करता है। इससे थाई डीमन भड़क जाता है और वो चियामिन
चियामिन के शरीर से निकल के येन हुओ के शरीर में प्रवेश कर जाता है। यानी कि अब येन हुओ डीमन द्वारा पोजेस्ड है और पोजेस्ड हालत में वो नॉर्मल चियामिन पे हमला करता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो चियामिन खुद ही स्पेशल थी। इनफैक्ट उसे येन हुओ द्वारा सिखाए गए रिचुअल्स एंड चैंट्स याद थे। इसी का इस्तेमाल करके चियामिन येन हुओ पे हमला करती है एंड फाइनली वो एक तलवार लेके खुद को डिफेंड करती है। इसी ब्रीफ मोमेंट में येन हुओ थोड़ा अपने होश में आता है और वो जानबूझकर तलवार अपने अंदर भुगवा लेता है ताकि इस डीमन का काम यहीं पे तमाम हो सके, भले इसके लिए उसे खुद की जान भी त्यागनी पड़े। अब खत्म होने से पहले येन हुओ चियामिन से कहता है कि वो उसकी बॉडी को सील करे एंड देन येन हुओ अपनी 5 थंडर रून नेकलेस को लाने बोलता है। चियामिन तुरंत इस नेकलेस को लाती है। ये वही नेकलेस है जो कि हमने स्टार्टिंग सीन में भी देखा था और येन हुओ यहाँ चियामिन को ही ये नेकलेस पहनने को कहता है क्योंकि ये नेकलेस उसकी रक्षा करेगा। इस पॉइंट पे येन हुओ समाप्त हो जाता है और चियामिन बहुत ज्यादा रोती है। तभी एकदम से डीमन येन हुओ के शरीर से निकल के एक डिमोनिक स्मोक का फॉर्म लेता है और चियामिन पे हमला करता है। लेकिन चियामिन यहाँ तलवार से डीमन पे पलटवार करती है। इनफैक्ट हम देख पाते हैं कि चियामिन की मदद येन हुओ की स्पिरिट कर रही है इन फॉर्म ऑफ जोंगकुई। ऐसे में तलवार के हमले से ये डीमन फाइनली खत्म हो जाता है। डीमन के खत्म होते ही हम उसकी मूर्ति के भी 2 टुकड़े होते देखते हैं और यहीं पे चियामिन बेहोश हो जाती है। अब अगला सीन कुछ समय बाद का था जहाँ चियामिन हॉस्पिटल में अपनी आंटी से मिलने जाती है। आंटी अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, वो स्टेबल नहीं थी, लेकिन उनकी हालत पहले से तो बेहतर थी। वहीं चियामिन अब शमन बन चुकी है। वो येन हुओ का पूरा काम संभाल ली है और उसके अंदर भी स्पेशल पावर्स तो थे ही। वहीं भतीजा भी येन हुओ की काम में मदद करता है, ऑल्दो उसका ध्यान अब भी पैसे कमाने पे ही है। चैंग भी अब हॉस्पिटल से ठीक होके आ गए हैं एंड ही इज प्राउड ऑफ चियामिन। यहाँ चैंग जोंगकुई की एक कहानी सुनाते हैं। बेसिकली जोंगकुई अपनी बहन की शादी कर दिए थे और यहाँ जोंगकुई घोस्ट वगैरह को इंस्ट्रक्ट किए थे टू प्रोटेक्ट हिज सिस्टर। दिस काइंड ऑफ डिपिक्ट्स कि जैसे येन हुओ के अंदर जोंगकुई की स्पिरिट थी, वैसे ही चियामिन के अंदर काइंड ऑफ जोंगकुई की सिस्टर की स्पिरिट है और इसीलिए जोंगकुई हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेंगे। हम यहाँ चियामिन के पास वो 5 थंडर रून नेकलेस भी देख पाते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में हम कैमरा गर्ल को मॉर्ग में ग्रे बियर की लाश के सामने रोते हुए देखते हैं। ऑफिशियल्स यहाँ कैमरा गर्ल को ग्रे बियर के बिलोंगिंग्स को देते हैं। वो इन बिलोंगिंग्स को चेक करती है, इसमें फोन्स एंड केबल्स थे और शायद इसी केबल से ग्रे बियर को डीमन ने मारा था। केबल के कांटेक्ट में आते ही हम अचानक से कैमरा गर्ल को अपनी आई को खुजाते हुए देखते हैं। फिर एकदम से उसकी आईज पूरी तरह से रेड थी एज इफ शी वाज पोजेस्ड और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब दोस्तों फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहां हम कैमरा गर्ल को लटका हुआ पाते हैं उसी केबल से। देन कैमरा गर्ल के अंदर से डीमन स्पिरिट केबल के थ्रू निकल के उस बंदे के अस्पताल वाले कमरे में जाती है जिस बंदे के बारे में मैंने आपको याद रखने कहा था। इस बंदे की बीवी की डिलीवरी हो चुकी थी और उसको एक बेटा हुआ था। ये लोग बहुत खुश होते हैं और अपनी फोटो खिंचवा रहे होते हैं जब हम डीमन की स्पिरिट को इनमें से ही किसी के अंदर जाते देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बेबी के अंदर गया होगा। यहीं पे पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रोप कर्स 2 फिल्म की कहानी और यहाँ आपके मन में कई सवाल होंगे जिनका अब मैं जवाब दूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि कई क्वेश्चंस अनआंसर्ड भी रहेंगे क्योंकि इस फिल्म की 3rd पार्ट भी है जिसका नाम है रोप कर्स 3 और वो फिल्म ऑलरेडी आ चुकी है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं 1-2 दिन के अंदर लेके आ जाऊंगा। रोप कर्स 3 में जोंगकुई पे काफी फोकस है, वैसे यहाँ भी हम जोंगकुई पे चर्चा तो जरूर करेंगे ही। नाउ वी टॉक अबाउट थियरीज। सबसे पहले हम हेवनली मैंडेट की बात कर लेते हैं, यानी कैसे चियामिन काइंड ऑफ चोजन वन थी। फिल्म में क्लियरली दिखाया गया है कि चियामिन कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। चैंग बताते हैं कि वो स्पेशल है क्योंकि वो स्पिरिट से कनेक्ट कर सकती है। ये उसकी हेवनली मैंडेट या दिव्य निर्देश को दर्शाता है, यानी उसे शुरू से ही डीमंस और स्पिरिट से डील करने के लिए चुना गया था। वो अलग बात है कि पहले चियामिन इसे कर्स की तरह देख रही थी और मानती थी कि इसकी वजह से उसके माता पिता मरे क्योंकि वो स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करती है, लेकिन फिल्म के अंत तक वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करने लग गई है। अब चियामिन वाकई स्पेशल थी, इसका सबूत ये भी है कि जब थाई डीमन को 7 सैक्रिफाइस मिल जाते हैं तो वो चियामिन को ही चूज करता है अपने नए शरीर के रूप में, यानी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है और उसकी एबिलिटी है स्पिरिट से कनेक्ट करने की। इस वजह से डीमन चियामिन को आइडियल वेसल मानता था। वो भी यहाँ चियामिन को रिचुअल परफॉर्म करना सिखाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि चियामिन में वो पोटेंशियल है और एंड में येन हुओ की स्पिरिट मतलब जोंगकुई के रूप में चियामिन की मदद करती है डीमन को हराने में। ये सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि चियामिन को एक बड़े उद्देश्य के लिए चुना गया था, शायद जोंगकुई की सिस्टर के रूप में जिसका जिक्र चैंग करते हैं। अब फिल्म की शुरुआत में बताया गया था कि थाई लेजेंड्स के अनुसार ड्रग ट्रैफिकर्स इस डीमन की पूजा करते हैं। इसकी आंखें खून जैसी लाल है और इसके फैंग्स हैं। ये अपने अनफॉर्चुनेट वर्शिपर्स पे मौत और तबाही लाता है, यानी ये एक मैलेफिक एंटिटी है जो अपने पुजारियों को भी नहीं बख्शता। इस डीमन का सीधा कनेक्शन रोप कर्स फिल्म से है। देखो पहली फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे लोग रस्सी से गलत करते हैं और जब ये रस्सियां कर्स हो जाती हैं तो रिचुअल के बाद उन्हें पानी में बहाया जाता है। पहले सीन में जब 4 लोग समाप्त हुए तो शायद बचे हुए 2 शमन ने किसी तरह
तरह रिचुअल को कंप्लीट किया होगा और रस्सी को बहाया होगा। इसीलिए 5 साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब अंकल उसी कर्स्ड रस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी मौत भी रस्सी के लटकने के थ्रू हो जाती है। ये दर्शाता है कि थाई डीमन और रोप कर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब शायद डीमन ही इन कर्स्ड रस्सियों के जरिए लोगों को टारगेट करता है। और इससे आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों 5 साल तक कोई भी घटना नहीं हुई थी, क्योंकि कर्स ट्रांसफर नहीं हुआ था। उन 2 शमन ने उस कर्स को वहीं पे रोक दिया था। अब अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो रोप कर्स और थाई डीमन के स्पेसिफिक लेजेंड्स मुश्किल से मिलते हैं, मतलब इंडिविजुअली है लेकिन कनेक्टेड नहीं है, ऑल्दो फिल्म में कनेक्ट करके दिखाया गया है। रोप कर्स एक ताइवानीज हॉरर फ्रेंचाइज है जो लोकल बिलीफ्स और फोकलोर से इंस्पायर हुई है, स्पेशली हैंगिंग घोस्ट के कॉन्सेप्ट से। ताइवानीज कल्चर में जो लोग खुद खत्म होते हैं, खासकर लटक के, उनकी आत्मा भटकती रहती है और दूसरों को भी अपनी तरह से मौत के लिए आकर्षित करती है। रोप यहाँ इस कर्स का मीडियम बन जाती है। फिल्म में थाई डीमन का जिक्र शायद इस लोकल लेजेंड को एक एग्जॉटिक ट्विस्ट देने के लिए किया गया है, या फिर ये ताइवान और थाईलैंड के बीच हिस्टोरिकल या स्पिरिचुअल कनेक्शंस को दर्शाता है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको जोंग कुई के बारे में जरूर बताऊंगा, तो हाँ, जोंग कुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर है चाइनीज माइथोलॉजी और फोकलोर में, और ताइवान में भी उनकी बहुत मान्यता है। जोंग कुई को डीमन ड्वेलर या घोस्ट किंग के रूप में जाना जाता है। उनकी कहानी ये है कि वो एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे, लेकिन अपनी बदसूरत अपीयरेंस की वजह से इंपीरियल एग्जाम्स में टॉप करने के बाद भी उन्हें ऑफिशियल पोजीशन नहीं मिली। इस बेइज्जती से दुखी होकर उन्होंने खुद के साथ गलत कर लिया, लेकिन अंडरवर्ल्ड के किंग ऑफ हेल यमा ने उनकी शक्ति और नेक इरादे को पहचाना और उन्हें घोस्ट्स और डीमंस को कंट्रोल करने का अधिकार दे दिया। जोंग कुई को अक्सर एक गुस्से वाला, काले चेहरे वाले, बड़ी आंखों और घनी दाढ़ी वाले रूप में दिखाया जाता है, जिसके हाथ में एक जादुई तलवार होती है। उनका काम बुरी आत्माओं को भगाना और लोगों को बीमारियों और बैड लक से बचाना है। लोग उनकी तस्वीर घड़ों में टांगते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो हाँ, फिल्म के अंत में जो तलवार से डीमन खत्म हुआ था, वो काइंड ऑफ जोंग कुई के ही तलवार को दर्शाता है। अब फिल्म में येन हुओ को चोजन वन बताया गया है, जिसके अंदर जोंग कुई की स्पिरिट है, इसलिए वो रिचुअल सबसे बेहतर परफॉर्म कर पाता था। एंड में जब डीमन चियामिन पे हमला करता है तो येन हुओ की स्पिरिट जोंग कुई के रूप में चियामिन की मदद करती है, मतलब उसे तलवार से डीमन को हराने की शक्ति देती है। चांग भी एक कहानी सुनाते हैं जहाँ जोंग कुई ने अपनी बहन की शादी की थी और घोस्ट्स को अपनी बहन की रक्षा करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया था। ये सजेस्ट करता है कि चियामिन को जोंग कुई यानी येन हुओ की स्पिरिट अपनी सिस्टर की तरह प्रोटेक्ट कर रही थी। इससे उनका कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है और फ्यूचर पार्ट्स में जोंग कुई का रोल और भी प्रोमिनेंट हो सकता है। नाउ फिल्म के अंदर 5 थंडर रून नेकलेस का जिक्र है और ताओइस्ट बिलीफ में 5 थंडर्स एक शक्तिशाली डिवाइन फोर्स है जो इविल स्पिरिट्स को भगाने और शक्ति प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये अक्सर ताओइस्ट रिचुअल्स और तलिस्मन्स में दिखता है। थंडर रून्स या थंडर तलिस्मन, जिसे लिया फू भी कहते हैं, ये एक ऐसी मिस्टिकल सिंबल्स है जिन्हें सेलेस्टियल थंडर की शक्ति को इन्वोक करने के लिए बनाया जाता है। ये नेकलेस एक पावरफुल एमुलेट के रूप में काम करता है। येन हुओ क्लियरली कहता है कि ये नेकलेस चियामिन की रक्षा करेगा, जो कि इसके प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज को हाईलाइट करती है। ये नेकलेस उसकी स्पिरिचुअल पावर्स को एनहांस करने में और बुरी शक्तियों से बचाने में मदद करेगा। अब ये जोंग कुई की शक्ति से भी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि जोंग कुई भी एक शक्तिशाली फिगर है जो इविल को भगाते हैं। तो फिल्म के एंड में कैमरा गर्ल पोजेस्ड हो जाती है और पोस्ट क्रेडिट सीन में उसके अंदर से डीमन निकलकर हॉस्पिटल में नए जन्म लिए बच्चे के पास चला जाता है। इसका मतलब है कि थाई डीमन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और वो अपने चाल फिर से शुरू कर दिया है। मतलब इनिशियल जो उसका चाल था 7 लोगों को खत्म करना एंड देन पोजीशन करना, वो तो खराब हो गया, तो वो रीस्टार्ट कर रहा है इस पूरे प्रोसेस को। और पहला कत्ल किसका हुआ? वेल, उस कैमरा गर्ल का। अब एक और चीज पे आप गौर कीजिए कि जब येन हुओ ने खुद को सैक्रिफाइस किया तो शायद उसने ना सिर्फ चियामिन को बचाया बल्कि डीमन को उसके अंदर आने से रोका। देन डीमन की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए थे, लेकिन उसकी स्पिरिट अभी भी जिंदा थी और ये स्पिरिट एक नई वेसल को ढूंढ रही थी, एक नया शिकार, ताकि पूरी प्रोसेस को फिर से शुरू किया जा सके। तो हाँ, कैमरा गर्ल एक टेम्पररी वेसल और फर्स्ट विक्टिम बनी, क्योंकि अब ये स्पिरिट शायद उस बच्चे को अपना नया टारगेट बनाई है। ये आगे की कहानी के लिए या अगली फिल्म के लिए एक हुक हो सकता है। So yes, आगे देखना है कि कैसे मेकर्स रोप कर्स 2 की कहानी को थर्ड फिल्म से कनेक्ट करते हैं। ऑल्दो फ्रैंकली स्पीकिंग, पहले फिल्म की कहानी दूसरे फिल्म से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थी और एक्सप्लेनेशन सुन के आप ये बात समझ ही गए होंगे।